So friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 32 theory portion which is based on fraud and vigilance in bank. So friends, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले पहला स्लाइड है हमारा जिसमें डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड बताया गया है। दोस्तों इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक यूज्ड कार को बेचा और आपको पता है कि कार में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों आप इस फैक्ट को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते बायर को और उसे एश्योर करना चाहते हैं कि कार जो है वो एक्सेलेंट कंडीशन में है। तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप हाइड कर रहे हैं बायर से, ताकि सेल को जो है कंसिडर किया जाए फ्रॉड के रूप में। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल डिसेप्शन। फ्रॉड एक इंटेंशनल डिसेप्शन है। इस एग्जांपल में दोस्तों आपने जानबूझकर बायर को डिसीव किया, ये डिस्क्लोज नहीं करते हुए कि कार में मैकेनिकल प्रॉब्लम है, और आप जो है इस चीज़ को क्यों किए ताकि आप कार को बेच सकें हायर प्राइस पे या आप उसे बेच सकें। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों आपने अनलॉफुल गेन किया, वही लिखा हुआ है ना, इंटेंशनल डिसेप्शन। दूसरा है दोस्तों अनफेयर या अनलॉफुल गेन। आपने जो मैकेनिकल प्रॉब्लम को हाइड किया कार का, तो आपने एक अनफेयर या अनलॉफुल गेन किया मनी के लिए, यानी आप एक डिफेक्टिव कार को बेच रहे हैं हायर प्राइस पे। तीसरा है दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आ रही है यहाँ पे 1881 की। तो दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार फ्रॉड कब कमिट होता है, जब कोई पर्सन एक फैक्ट सजेस्ट करता है जो कि सही नहीं होता है, वो किसी फैक्ट को छिपाता है और एक प्रॉमिस करता है बिना परफॉर्म किए हुए। ठीक है, तो ये कहा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली ये फ्रॉड का डेफिनेशन है। सो दिस इज डेफिनेशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881। तो अभी हमने देखा दोस्तों फ्रॉड के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहला बताया कि एक इंटेंशनल डिसेप्शन, राइट, इट इज़ एन इंटेंशनल डिसेप्शन। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो है अनलॉफुल या अनफेयर या अनलॉफुल गेन फॉर मनी होता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो समझाया। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट व्हाट वी हैव टोल्ड, थर्ड पॉइंट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 में दोस्तों इसे डिफाइन किया गया है कि फ्रॉड कमिट तब होता है जब कोई पर्सन सजेस्ट करता है किसी फैक्ट जो कि सही नहीं है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। केवल साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में दोस्तों मान लीजिए कि आप फैक्ट के बारे में साइलेंट हो गए, कुछ बताया ही नहीं, ठीक है, तो वो फ्रॉड नहीं है दोस्तों, ये भी बताया गया है। सो मेयर साइलेंट इज़ नॉट फ्रॉड। अब देखिए तो फ्रॉड है क्या, यदि साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं है तो फिर फ्रॉड है क्या। देखिए उसका डेफिनेशन यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, इट हैज़ बीन डिफाइन दैट मेयर साइलेंट इज़ नॉट फ्रॉड। मतलब कि आप फैक्ट के बारे में साइलेंट हैं तो इसे फ्रॉड नहीं कहा जाएगा जब तक आप जो है आपका ड्यूटी ना हो स्पीक करने का। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में यदि आप जो है मैकेनिकल प्रॉब्लम में आपको जानकारी नहीं होती कि कार में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में शांत रहते, तो इसके फ्रॉड नहीं माना जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है या नहीं। फिर लास्ट है ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया दोस्तों, लास्ट है ड्यूटी टू स्पीक। तो मतलब कि यदि आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम के बारे में पता है, ठीक है, तो और आपका ड्यूटी है उसे डिस्क्लोज़ करना, तो यदि आप बायर को उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ये फ्रॉड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कार डीलर हैं या मैकेनिक हैं, तो आपका ड्यूटी है कि आप डिस्क्लोज़ करें मैकेनिकल प्रॉब्लम को कार के बारे में बायर को। तो सम किया जाए तो कहा जाए कि फ्रॉड एक इंटेंशनल डिसेप्शन है जो कि किसी को आप डिसीव करते हैं, ठीक है, ताकि अनफेयर या अनलॉफुल गेन कर सकें। कभी कभी दोस्तों साइलेंट रहना किसी फैक्ट के बारे में ये फ्रॉड माना जा सकता है, यदि आपका वहाँ पे ड्यूटी था कि आप बोलते, और साइलेंट जो है वहाँ पे स्पीच के इक्विवेलेंट माना जाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह का वीडियोस, इस तरह का पीडीएफ या सभी चैप्टर्स के लिए चाहिए तो आप हमारे पेड मेंबर का हिस्सा बन सकते हैं, पेड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग बेसिकली चारों कंपलसरी सब्जेक्ट और साथ साथ दोस्तों एचआरएम का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 200 to 250 MCQs, 200 to 300 MCQs per unit, and also we are providing PDF, MCQs, mock tests. If you want any of this plan, kindly WhatsApp me on numbers shown on the screen. तो फ्रेंड्स, हमने फ्रॉड का डेफिनेशन देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज़रा नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि सेक्शन 447 क्या कहता है दोस्तों। कि जैसे मान लीजिए इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के CEO हैं और आपने कुछ फंड को डाइवर्ट कर लिया कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में, बिना कंपनी के नॉलेज का, बिना परमिशन का। तो ये जो आपने इंटेंशनली डिसीव किया कंपनी को और अनड्यू एडवांटेज लिया, इसे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो ये यही होता है फ्रॉड कि आपने क्या किया कि कंपनी का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बिना किसी को बताए, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉड। इसे ही कहा जाता है दोस्तों क्या, दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड का ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया।
अब दोस्तों यहाँ पे आप एक सेक्शन देख पा रहे होंगे, सेक्शन नंबर 447, राइट। यू कैन सी अ सेक्शन विच इज़ 447। सो देखिए इसको समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है कि सबसे पहला आता है एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और एब्यूज ऑफ पोजीशन। तो इसमें यही लिखा गया दोस्तों, एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट और एब्यूज ऑफ पोजीशन। मतलब दोस्तों इस एग्जांपल में आपने क्या किया कि आपने पोजीशन को एब्यूज़ किया। आप सीईओ हैं कंपनी के, आपने फंड को डाइवर्ट किया बिना कंपनी के नॉलेज का, बिना परमिशन का। आपने एक एक्ट किया है दोस्तों कि आप चीट किए हैं कंपनी को और अपने लिए अनड्यू एडवांटेज लिए हैं। दूसरा है दोस्तों कि आपका इंटेंट है डिसीव करने का, अनड्यू एडवांटेज लेने का या इंटरेस्ट को इंज्योर करने का। वही लिखा है दोस्तों, इंटेंट टू डिसीव, गेन अनड्यू एडवांटेज और इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मतलब जैसे आपने फंड को जब डाइवर्ट किया कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में, तो आपने क्या किया, आपने कंपनी को डिसीव किया है, ठीक है। आपने अनड्यू एडवांटेज लिया है अपने लिए और आपने दोस्तों इंटरेस्ट, कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसे भी इंज्योर किया है, इसके स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को इंज्योर किया है कंपनी के फंड को मिसयूज करके। नेक्स्ट है दोस्तों रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। आप देख सकते हैं मतलब क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी गेन किया, आपने फंड गेन किया अनलॉफुल मीन से, मतलब आप लीगली इंटाइटल तो थे नहीं इस फंड के, इसे कहा जाता है रॉन्गफुल गेन। और दोस्तों कंपनी ने लॉस ऑफ प्रॉपर्टी सफ़र किया, फंड का लॉस सफ़र किया, जो कि ये लीगली इंटाइटल्ड था अनलॉफुल मीन से, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन भी हो गया, रॉन्गफुल लॉस, आपको रॉन्गफुल गेन हुआ और कंपनी को रॉन्गफुल लॉस हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रॉड। फ्रॉड जो है सेक्शन 25 में डिफाइंड है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 25 में, मतलब ऐसा कुछ भी जो कि जिसको इंटेंट टू डिफ्रॉड करने का। इस केस में दोस्तों आपने इंटेंशनली फंड को कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में डाइवर्ट कर लिया, इस इंटेंशन के साथ कि आपने कंपनी को डिफ्रॉड किया और आपने अनड्यू एडवांटेज गेन किया अपने लिए, तो इसे फ्रॉड माना जाता है आईपीसी के अंदर। तो दोस्तों फ्रॉड एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके अंदर डिसीट आ सकता है, इंजरी आ सकता है। इस केस में आपने फंड को डाइवर्ट किया अपने पर्सनल अकाउंट में बिना कंपनी के नॉलेज का, तो आपने फ्रॉड कमिट किया है। यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपको क्रिमिनल चार्ज फेस करना पड़ेगा और आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। आरबीआई का क्या गाइडलाइन है फ्रॉड में, तो आरबीआई ने फ्रॉड को डिफाइन नहीं किया है अपनी गाइडलाइन में, लेकिन दोस्तों बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉड को रिपोर्ट करना है आरबीआई को कुछ सर्कमस्टांस में। तो इस केस में दोस्तों कंपनी का बैंक अकाउंट यदि इन्वॉल्व होगा तो बैंक को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉड आरबीआई को। तो दोस्तों फ्रॉड क्या है, एक इंटेंशनल एक्ट है डिसीविंग का, यानी आप किसी को डिसीव कर रहे हैं अनड्यू एडवांटेज के लिए, ठीक है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें डिसीट और इंजरी होता है। यदि पकड़े गए तो जो भी पर्सन फ्रॉड कमिट करेगा वो पनिशमेंट फेस करेगा लॉ के अंतर्गत। यही पॉइंट को समझाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको समझते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों कि आरबीआई कैसे फ्रॉड को क्लासीफाई करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरबीआई का क्लासिफिकेशन कैसा है फ्रॉड का। तो दिस पॉइंट वी विल मेक क्लियर, ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर क्लियरिंग। ओके, सो लेट्स सी दैट हाउ आरबीआई हैज़ डिफाइंड फ्रॉड। तो इसको भी हम लोग बेसिकली एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बिकॉज दिस इंटायर टॉपिक इज रिलेटेड टू फ्रॉड, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए आप बैंक में काम करते हैं और एक कस्टमर आया, आपको एक चेक दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, उस चेक को इनकैश करा दिया, ठीक है। तो उस चेक को आपने इनकैश करा दिया और जो पैसा था उसके पर्सनल अकाउंट में आपने चेक को इनकैश करा दिया, ठीक है, और जो मनी है आप अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, कस्टमर के अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किए, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। तो आपने क्या किया कि इंटेंशनली जो है कस्टमर को धोखा दिया और अनड्यू एडवांटेज गेन किया अपने लिए, इसे ही फ्रॉड माना जाएगा। जैसे देखिए आरबीआई का क्लासिफिकेशन क्या है फ्रॉड का। आरबीआई ने क्लासीफाई किया है फ्रॉड को आईपीसी 8060 के प्रोविजन के बेसिस पे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट, अनऑथराइज हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मैनिपुलेशन ऑफ बुक, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टीज, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, चीटिंग एंड फॉर्जरी, ये सभी चीज़ आते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि नेग्लिजेंस, कैश शॉर्टेज एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो कुछ केसेस होते हैं दोस्तों नेग्लिजेंस के, कैश शॉर्टेज के, इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इसे भी फ्रॉड माना जाएगा यदि फ्रॉडलेंट का इंटेंशन जो है सस्पेक्टेड है अप्रूव्ड में। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, आपने नेग्लिजेंटली किसी कस्टमर के ट्रांजेक्शन को हैंडल किया जिस कारण से कैश में शॉर्टेज आ गया, और दोस्तों लगा कि आपका फ्रॉडलेंट इंटेंशन, यदि देखा गया कि आपका फ्रॉड करने का इंटेंशन है, इसे फ्रॉड माना जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि 10,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज आ गया और दोस्तों 5,000 का ऊपर का कैश शॉर्टेज हो गया, यदि मैनेजमेंट ने डिटेक्ट किया और
ऑडिटर ने डिटेक्ट किया, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने डिटेक्ट किया, और जिस दिन ये कैश शॉर्टेज आया था उस दिन रिपोर्ट नहीं किया गया, तो इसे फ्रॉड माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी कस्टमर के चेक को आपने इनकैश किया और पैसा को अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, और इस कारण से 10,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज हो गया और इसको आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये फ्रॉड आ जाएगा। फिर दोस्तों एग्जाम्पल किया गया है, देखिए यहाँ पे वही बताया गया है, एग्जाम्पल लिखा है फ्रॉड का। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों आपने इंटेंशनली कस्टमर के चेक को कैश कर लिया और पैसे को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, तो ये जो इंटेंशनली डिसीविंग है कस्टमर का और अनड्यू एडवांटेज गेन करने का, तो ये जो है फ्रॉडलेंट, ये फ्रॉड आता है। तो ये स्पेसिफिकली यदि हम कहें तो ये फॉल करता है दोस्तों फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट के क्लासिफिकेशन में। तो चूंकि आपने मिसयूज किया है अपने पोजीशन को एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक ताकि आप चेक को इनकैश करा सकें और अपने लिए अनड्यू एडवांटेज गेन कर सकें, तो इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। और आरबीआई का रिपोर्टिंग का पॉइंट जहाँ तक है, तो आरबीआई को ऐसा, बैंकों को क्या करना है कि ऐसे फ्रॉड को आरबीआई को रिपोर्ट करना है और आपको क्रिमिनल चार्ज भी फेस करना पड़ सकता है, जो कि लॉस के पनिशमेंट होगा। तो दोस्तों फ्रॉड बहुत तरह का हो सकता है। आरबीआई फ्रॉड को क्लासिफाई करती है आईपीसी के प्रोविजन पे कि नेग्लिजेंस का केस, कैश शॉर्टेज का केस और जो इरेगुलरिटीज़ होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, उसे फ्रॉड माना जाएगा। यदि फ्रॉडलेंट इंटेंशन को सस्पेक्ट किया जाए, बैंक को रिपोर्ट करना है ऐसे केस ऑफ फ्रॉड को आरबीआई को। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग दोस्तों फॉर्जरी को समझते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दोस्तों हम लोग फॉर्जरी को समझेंगे। व्हाट इज़ फॉर्जरी एंड व्हाट आर द रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ फॉर्जरी। अभी तक दोस्तों हम लोग फ्रॉड की बात कर रहे थे, तो अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फॉर्जरी में ये हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर्जरी, और इसको मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा माध्यम समझाता हूँ। सो बेसिकली फ्रॉड क्या होता है, किस किस केस में फ्रॉड हो सकते हैं, आरबीआई को कहाँ इसमें किस किस के चार्जेस होते हैं, कैसा क्लासिफिकेशन है, ऑल दिस एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस। दोस्तों फॉर्जरी क्या होता है, एक तरह का फ्रॉड होता है जहाँ पे कोई आदमी या तो किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दे या किसी डॉक्यूमेंट को अल्टर कर दे ताकि दूसरे को धोखा दे सके। जैसे मान लीजिए कि किसी ने फेक डिग्री सर्टिफिकेट बनाया और क्लेम किया कि उसके पास डिग्री है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का, आईआईटी यूनिवर्सिटी का डिग्री है, ठीक है, उसने फेक डिग्री सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है, तो इसे फॉर्जरी माना जाएगा। तो ये जो एक्ट है फेक सर्टिफिकेट बनाने का ताकि दूसरे को हम धोखा दे सके, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्शन 463 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 463 के अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और दोस्तों यदि मान लीजिए कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट को अल्टर कर दे, जैसे चेक का अमाउंट या डेट को चेंज कर दे इस इंटेंशन के साथ ताकि हम धोखा दे सकें, तो ये भी फॉर्जरी माना जाएगा, सेम सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर, सेक्शन 463। उसके बाद दोस्तों ये ऑफेंस जो है कंप्लीट होगा जैसे ही फॉल्स डॉक्यूमेंट किया गया या जेन्युइन डॉक्यूमेंट को अल्टर किया गया फ्रॉड को कमिट करने का, यही होता है फोर्जरी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि फोर्जरी कब कब हो सकता है। ठीक है, तो फोर्जरी के बारे में मैंने आपको बताया कि फोर्जरी का क्या कंडीशन है। ठीक है, फोर्जरी अब बात करेंगे दोस्तों फोर्जरी कब कब हो सकता है, इसका कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस ऑल एस्पेक्ट वी विल डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले हमने फ्रॉड देखा, अब हम लोग दोस्तों फोर्जरी को देख रहे हैं। वी आर स्टडिंग फोर्जरी, सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टडी फोर्जरी। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फॉर्जरी कब हो सकता है। फॉर्जरी तब हो सकता है जब मान लीजिए कोई पर्सन है वो किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करे, अल्टर करे इस इंटेंशन के साथ ताकि हम दूसरे को धोखा दें, राइट। और दोस्तों तब भी हो सकता है कि यदि डॉक्यूमेंट जो है फिक्सिशियस नाम में हो, किसी डिजीज्ड पर्सन के नाम में हो, राइट, तब भी हो सकता है। तो जो भी इंडिविजुअल फॉर्जरी में डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें गिल्टी माना जाएगा, चाहे उनका कुछ भी रोल क्यों ना हो। तो सेक्शन 463 जो हमारा इंडियन पिनल कोड का है वो फॉर्जरी को एक जनरल टर्म डिफाइन करता है जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड है सेक्शन 195 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 195 है उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है वो एक फेक विल क्रिएट करता है, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज पर्सन, कोई मर गया उसके नाम पे फेक विल क्रिएट करता है दोस्तों, इस इंटेंशन के साथ कि बेनिफिशियरी को हम धोखा दे देंगे और जो जितना भी डिजीज्ड पर्सन का प्रॉपर्टी है उसे हम इनहेरिट कर लेंगे, तो ये फोर्जरी माना जाएगा सेक्शन 463 ऑफ द आईपीसी। उसी तरह दोस्तों कोई क्या करता है कि एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसे फोर्ज कर देता है, अल्टर कर देता है, जैसे डेट को चेंज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज कर दिया ताकि अपना लीगल क्लेम को सपोर्ट कर सके, ये भी फोर्जरी माना जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है ताकि प्रीवियस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को छुपा सकें, जैसे फेक इनवॉइस क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो ये भी फोर्जरी माना जाएगा। लेकिन दोस्तों एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाना ताकि प्रीवियस नेग्लिजेंट एक्ट को कंसील किया जा सके, जैसे फेक रिकॉर्ड को कंसील, मान लीजिए कि सच एज क्रिएटिंग फेक रिकॉर्ड टू हाइड अ मिस्टेक, इसे फोर्जरी नहीं माना जाता है। कि मतलब आपने एक मिस्टेक किया है पहले, ठीक है, तो आपने मिस्टेक किया है पहले
लेकिन दोस्तों आप उस मिस्टेक को हाइड करने के लिए आप एक फेक डॉक्यूमेंट, फेक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए, ठीक है, तो उसे फोर्जरी नहीं माना जाएगा। तो किसे फोर्जरी माना जाता है और किसे फोर्जरी नहीं माना जाता है, यही टॉपिक दोस्तों हमने अभी इस पार्टिकुलर स्लाइड में देखा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि फोर्जरी कब कब हो सकता है। सो ऑल दिस आस्पेक्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फोर्जरी, फोर्जरी किस केस में फोर्जरी होता है, किस केस में फोर्जरी नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस नाउ, एंड नाउ विल सी कि डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्जरी। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्जरी तब हो सकता है दोस्तों जब कोई, मान लीजिए कोई आदमी है वो अपने नाम से साइन कर दे, और ये पॉसिबल है फॉर्जरी को इनकरेज करना, ठीक है। दोस्तों जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो डिफाइन करता है एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मतलब फ्रॉड एक कॉमन प्रॉब्लम है बैंकिंग में, एम्प्लॉय के लिए भी और आउटसाइडर के लिए भी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए एक बैंक एम्प्लॉय है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट है किसी कस्टमर का वो रखते हैं, ठीक है, और उसको फेक फोटोकॉपी दे सकते हैं। जो ओरिजिनल एफडी है वो अपने पास रख लिया और फेक फोटोकॉपी बैंक दे दिया कस्टमर को। तो एम्प्लॉय जो है मिसयूज़ कर सकते हैं ओरिजिनल रिसीट को, हो सकता है कि साइन फोर्ज कर दें, ठीक है, और उसके बेसिस पे फिक्सिशियस लोन ग्रांट कर दें या फंड को ट्रांसफ़र कर दें बिना कस्टमर के नॉलेज का या परमिशन का। तो ये तरह का जो फ्रॉड होता है दोस्तों, ये अकाउंट में होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि केवाईसी प्रोसीड्यूर या इनऑपरेटिव अकाउंट में होता है खासकर। वैसे अकाउंट में होता है जहाँ पे लैक्स है, यहाँ पे मान लीजिए कि केवाईसी प्रोसीड्यूर नहीं प्रॉपर्ली फॉलो किया गया, या इनऑपरेटिव अकाउंट है, यहाँ पे बहुत कम मॉनिटरिंग होता है, ओवरसाइट बहुत कम है। तो ये जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन है, इस कारण से बैंक को भी लॉस होता है और कस्टमर को भी लॉस होता है। देखिए यहाँ पे कैसे बैंक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जांपल के माध्यम से। उसने बैंक एम्प्लॉय ने क्या किया, ओरिजिनल एफडी अपने पास रख लिया और कस्टमर को एक जेरॉक्स दे दिया, और वो जो अकाउंट था वो इनऑपरेटिव था, और साथ ही साथ दोस्तों केवाईसी प्रोसीड्यूर प्रॉपर था नहीं, तो फिर उसके बेसिस पे लोन दे दिया या फंड को ट्रांसफर कर दिया बिना कस्टमर के नॉलेज का। तो ये दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बैंक में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अनस्क्रैपलेस बोरोवर कौन होते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे काउंटरफीट क्या होता है दोस्तों। So two topic we will see, that who is unscrupulous borrower, and then we will see who is counterfeit. Counterfeit क्या होता है, these two aspect we will discuss now. So these all are related to our forgery topic. So let's see. चलिए स्टडी करते हैं दोस्तों कि देखिए अनस्क्रिप्टलेस बोरोवर फ्रॉड कैसे कमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट करवा दिया, स्टॉक के वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है, फंड को जो है बोरोइंग यूनिट से बाहर भेज दिया, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट को फॉल्सीफाई कर दिया। जैसे मान लीजिए कि कुछ थर्ड पार्टीज़ होते हैं, जैसे बिल्डर्स, वेयर हाउस ऑनर्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिटेक्ट, वैल्यूअर, तो ये भी अकाउंटेबल माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बिल्डर क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर देगा ताकि बैंक से लोन मिल सके, ठीक है, या वैल्यूअर क्या करेगा कि प्रॉपर्टी के वैल्यू को बढ़ा देगा ताकि हायर लोन अमाउंट मिले। ये भी आपका फॉर्जरी है, अनस्क्रिप्टलेस बोरोवर कमिट करते हैं फ्रॉड को। उसके बाद दोस्तों काउंटरफीट या फेक चेक को यूज़ किया जाता है फ्रॉडलेंट स्कीम में। यहाँ पे कोई फेक चेक क्रिएट करेगा और उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, और ये बात पता है कि कोई फंड नहीं है उसको कवर करने का। उसी तरह दोस्तों कुछ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई बैंक का एम्प्लॉय है, उसने एक एसोसिएट के मोबाइल नंबर को कस्टमर के अकाउंट में जोड़ दिया बिना उसके नॉलेज का, मान लीजिए किसी कस्टमर के अकाउंट नंबर में अपने दोस्त का मोबाइल नंबर जोड़ दिया, ठीक है, तो इस केस में बैंक एम्प्लॉय अपना फ्रेंड का मोबाइल नंबर जोड़ सकता है किसी कस्टमर के अकाउंट में बिना उसके परमिशन का, और उस नंबर को यूज़ कर सकता है ट्रांजेक्शन को ऑथराइज़ करने के लिए या फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये भी तरीका है दोस्तों, राइट, फ्रॉड होने का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे फेक और नॉन एग्जिस्टिंग यूजर्स को क्रिएट किया जाता है, और फिर दोस्तों फेक और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद दोस्तों सिम क्लोनिंग क्या होता है, सिम क्लोनिंग के बारे में समझेंगे, सिम स्वैपिंग क्या होता है इसको समझेंगे। सो दीज आर ऑल आर रिलेटेड टू आवर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज विच इज़ कैरिड आउट इन बैंक। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। चलिए दोस्तों सबसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है कि फेक या नॉन एग्जिस्टिंग यूजर को क्रिएट करना मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। तो कोई क्या कर सकता है कि फेक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता है मोबाइल ऐप पे ताकि फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कर सके और पैसा स्टील कर सके किसी विक्टिम से। सिम क्लोनिंग और सिम स्वैपिंग में क्या होता है कि स्कैमर कभी कभी क्या करते हैं कि किसी के सिम कार्ड को क्लोन कर देते हैं या स्वैप कर देते हैं दूसरे सिम कार्ड से ताकि उनके मोबाइल फ़ोन नंबर का एक्सेस ले सकें और उसे अनऑथराइज ट्रांजेक्शन कर सकें। दोस्तों कुछ कभी कभी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो जाता है कस्टमर के वॉलेट से। कोई क्या कर लेता है, कस्टमर के डिजिटल वॉलेट में हैक कर लेता है और पैसा चुरा लेता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हो सकता है कि फेलियर टू कंडक्ट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द मर्चेंट, यानी कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं करता है या मर्चेंट का, और इससे पहले कि वो उसे सर्विस अलाउ करे बैकग्राउंड चेक किया ही नहीं, इस कारण से फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन होता है। फिर दोस्तों कभी कभी डेबिट कार्ड स्कीमिंग भी होता है
जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिवाइस को इंस्टॉल कर लिया कार्ड रीडर पे या एटीएम मशीन पे, ताकि जो भी डेबिट कार्ड की जानकारी या मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो जो जानकारी प्रेजेंट है उसको स्टील कर ले। फिर एटीएम फ्रॉड होते हैं दोस्तों। एटीएम फ्रॉड में क्या होता है कि स्कैमर जो है टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जैसे स्कीमिंग, ट्रैपिंग, शोल्डर सर्फिंग, ताकि डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जा सके। फिर दोस्तों ट्रायंगुलेशन आता है, साइट क्लोनिंग होता है। स्कैमर क्या करते हैं, फेक वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं जो कि लेजिटिमेट जैसा लगता है। यूपीआई फ्रॉड होता है दोस्तों, कि सब कुछ फेक रिक्वेस्ट मनी होता है यूपीआई पे प्लेटफॉर्म पे। फिर दोस्तों इम्पर्सनेशन होता है, मतलब थेफ्ट रिलेटेड फ्रॉड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ फ्रॉड होता है इंस्टॉलेशन ऑफ रिमोट एक्सेस मालवेयर सॉफ्टवेयर लाइक एनीडेस्क, ठीक है। तो ये जो एनीडेस्क हो गया, फिर टीम व्यूअर हो गया, क्रोम टीम व्यूअर हो गया, क्रोम हो गया, इन सभी को मालवेयर सॉफ्टवेयर को इस सभी को इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, इसके द्वारा फ्रॉड होता है। तो स्कैमर क्या करते हैं कि रिमोट एक्सेस मालवेयर को विक्टिम के डिवाइस में इंस्टॉल कर दिए, जिससे उनको अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो ये सब फ्रॉड के कारण है। चलिए अब हम लोग साइड में बताया गया है कि जो विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दोस्तों यहाँ पे DDoS के बारे में बताया गया है कि DDoS कैसे काम करता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ सोशल इंजीनियरिंग है, MITM है, ठीक है। तो विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। विजिलेंट और प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी मेजर जो है बहुत ज़रूरी है इस तरह के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। देखिए DDoS के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का फुल फॉर्म होता है बेसिकली, मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट को स्टोर की तरह मान लीजिए, जिसके पास कैश रजिस्टर है, लिमिटेड नंबर ऑफ कैश रजिस्टर है। तो बहुत सारे कस्टमर जब एक साथ आते हैं तो वो स्टोर बिजी हो जाता है, और जैसे जब तक कैश रजिस्टर जो है डिमांड के साथ कीपअप रख पाता है तो सब कुछ स्मूथली रन करता है। लेकिन DDoS अटैक में क्या होता है कि बहुत सारे अटैकर एक साथ काम करते हैं ताकि वेबसाइट को फ्लड कर देते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट से एक साथ, मतलब बहुत सारे अटैकर एक साथ आके बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक साथ फ्लडिंग कर देते हैं। जैसे कहा जाए कि बहुत सारे 1000 पीपल जो है स्टोर में आ गए एक ही बार में, और सेम कैश रजिस्टर से सब सामान खरीद रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो वेबसाइट का जो सर्वर है वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और सारा रिक्वेस्ट को एक साथ नहीं टेकअप कर पाता है, तो इसी कारण वो स्लो डाउन हो जाता है, कभी कभी क्रैश कर जाता है। तो ये जो हमारा लेजिटिमेट यूजर्स जो थे उनको एक्सेस डिनाई कर देता है, ठीक है। जैसे उसी तरह जैसे कि क्राउडेड स्टोर में दोस्तों ये बहुत जो रियल कस्टमर होते हैं वो अपना सामान नहीं खरीद पाते हैं, सिमिलरली है। तो ये जो अटैक है दोस्तों ये बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है दोस्तों, और ऑफन जो है ये कंट्रोल किया जाता है अटैकर के द्वारा रिमोटली। तो ये होता है हमारा DDoS जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, राइट। DDoS का बेस्ट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। DDoS में बेसिकली होता क्या है, सो ये भी एक तरीका है दोस्तों फ्रॉड कमिट करने का, फॉर्जरी का, राइट। सो DDoS इज़ ऑल्सो अ टेक्निक, ओके। तो यहाँ पे DDoS अटैक को बहुत सारे रीज़न के लिए यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। कुछ अटैक को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते हैं या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते हैं, और दोस्तों ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कंप्यूटर होता है इसे बॉटनेट कहा जाता है, और ये वैसे डिवाइस से बने होते हैं जिसको मालवेयर से इन्फेक्टेड किया जाता है दोस्तों। DDoS अटैक को यूज़ किया जाता है बहुत सारे रीजन में, जैसे किसी कंप्यूटर की वेबसाइट को शट डाउन करना है, किसी टारगेट से पैसा निकालना है, या कैओस क्रिएट करना है, डिसरप्शन क्रिएट करना है। तो ये सभी के लिए दोस्तों DDoS अटैक का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो DDoS अटैक जो है हमारा एक सीरियस थ्रेट है वेबसाइट के लिए और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, और सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है, फाइनेंशियल लॉस कर सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, सोशल इंजीनियरिंग पे आते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम लोग मालवेयर और स्पाईवेयर अटैक के बारे में कहा गया दोस्तों, मालवेयर और स्पाईवेयर अटैक के बारे में। देखिए मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि कैसे मालवेयर अटैक काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ईमेल मिला किसी से, जिसके बाद जिसको आप नहीं जानते हैं, और एक इसमें लिंक है, अटैचमेंट है जो कि आपको सही लग रहा है लेकिन वो मालिशियस है दोस्तों। ये फिशिंग ईमेल हो सकता है, स्पैम मैसेज हो सकता है, और ये डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको ट्रिक करे कि आप उस अटैचमेंट को ओपन करें। जैसे आप क्लिक करें, तो जैसे आप उस अटैचमेंट को ओपन करेंगे या लिंक को क्लिक करेंगे तो आपने क्या किया कि मालवेयर को डाउनलोड कर लिया, स्पाईवेयर को डाउनलोड कर लिया अपने डिवाइस में। ये वायरस हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, या दूसरे तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि आपके डिवाइस का कंट्रोल ले सकता है, आपके सेंसिटिव डाटा को स्टील कर सकता है, ठीक है। तो मालवेयर को डिलीवर किया जाता है दोस्तों मालवर्टाइजिंग के माध्यम से, जो कि मैलिशियस एड्स होते हैं। दूसरा तरीके से मालवेयर आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकता है, वो है डिवाइस ड्राइव बाय डाउनलोडिंग, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके मालवेयर को अपने डिवाइस में डाउनलोड करवा देता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके मालवेयर आ गया आपके डिवाइस में,
तो क्या होगा कि ये बहुत तरह का चीज़ कर सकता है। किस तरह का मालवेयर है, जैसे की लॉगर होता है, वो सारे की स्ट्रोक के रिकॉर्ड कर सकता है, आपके पासवर्ड को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और वो डाटा को अटैकर को वापस भेज सकता है। एक होता है दोस्तों रैम स्क्रैपर। देखिए रैम स्क्रैपर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देते जा रहा हूँ, देखिए मैं आपको ओवरव्यू देते जा रहा हूँ कि बेसिकली क्या है। जैसे मालवेयर के बारे में मैंने बताया, फिशिंग लिंक होता है। फिर दोस्तों एक है रैम स्क्रैपर। तो देखिए रैम स्क्रैपर को समझते हैं कि रैम स्क्रैपर क्या है, ये कैसे थ्रेट कॉज करता है दोस्तों। लेट्स सी रैम स्क्रैपर। सो रैम स्क्रैपर दोस्तों कंप्यूटर को कॉमनली इन्फेक्ट होता है दोस्तों मेल के माध्यम से। कंप्यूटर्स आर कॉमनली इन्फेक्टेड यूजिंग मेल्स। सो रैम स्क्रैपिंग एक टेक्निक है। तो रैम स्क्रैपर को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग रैम स्क्रैपिंग। ये रैम स्क्रैपर क्या करता है दोस्तों, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं। तो स्पाईवेयर दोस्तों आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकता है, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को, सोशल मीडिया इंटरेक्शन को, ईमेल मैसेज को, ये सब स्पाईवेयर का काम है और उस डाटा को अटैकर को दे सकता है। इसको यूज़ कर सकता है टारगेटेड एडवर्टीजिंग के लिए, ब्लैकमेल के लिए, एग्जॉर्शन के लिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो मालवेयर और स्पाईवेयर अटैक जो है बहुत ही सीरियस थ्रेट है यूजर्स के लिए, उनके सेंसिटिव डेटा के लिए। ये जरूरी है कि विजिलेंट रहें और सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें या ऐसे अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें अननोन सोर्स से। अपने डिवाइस को अपडेट रखना लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेज के साथ और रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, ये सभी आपको इन सभी अटैक से बचा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा रैम स्क्रैपर। दोस्तों कि थेफ्ट को आइडेंटिफाई करना, जब कोई एल्स आपका कोई और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है बिना आपके परमिशन का, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट को कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपका कोई जानकारी यूज़ कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है बिना आपके परमिशन का। इसमें आपका नाम, एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या अदर सेंसिटिव डेटा को यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों एक तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, वो फिशिंग के माध्यम से होता है। फिशिंग क्या होता है दोस्तों कि स्कैमर जो है आपको एक ईमेल या टेक्स्ट मैसेज देते हैं जो कि आपको लगता है कि ट्रस्टेड सोर्स से है, जैसे बैंक या रेपुटेड कंपनी का, लेकिन मैसेज आपको बोलेगा कि इस लिंक पे क्लिक करो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करो, आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर। तो दोस्तों ये जो स्पीयर फिशिंग होता है, ये मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग होता है। यहाँ पे स्कैमर आपको पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे लोगों को भेजते हैं पर्सनलाइज मैसेज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एम्प्लॉय हो सकते हैं, और वो मैसेज लेजिटिमेट लगता है और जो है कोई ना कोई तो स्कैम में जरूर फंसता है। दोस्तों एक वेलिंग एक तरीका होता है, फिशिंग एक तरीका होता है। दोस्तों वेलिंग भी एक तरह का फिशिंग का टाइप है, स्मिशिंग एक तरीका होता है, विशिंग एक तरीका होता है। दोस्तों वही सब यहाँ बताया गया। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि सबसे पहले वेलिंग एक तरह का स्पीयर फिशिंग होता है। फिशिंग तो आप समझ लिए कि फिशिंग क्या होता है दोस्तों। तो फिशिंग में मैंने बताया कि स्कैमर आपको ईमेल भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज भेजेगा जो कि आपको लगता है ट्रस्टेड सोर्स से है, बैंक से है, रेपुटेड कंपनी से है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चला जाएगा उसके पास। फिर दोस्तों एक होता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग जो है टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वेलिंग एक स्पीयर फिशिंग का टाइप होता है दोस्तों, जो कि टारगेट करता है हाई लेवल एग्जीक्यूटिव को या CEO को, ठीक है। स्कैमर जो है बोलता है कि हम CEO हैं या अदर अथॉरिटी फिगर हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगता है। स्मिशिंग क्या होता है दोस्तों, स्मिशिंग दोस्तों दूसरा टाइप ऑफ फिशिंग है जो कि SMS या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से होता है। तो स्कैमर आपको मैसेज देगा जो कि लगेगा किसी रेपुटेड सोर्स से है और आपको बोलेगा कि लिंक पे क्लिक करो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करो। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग दोस्तों फिशिंग से सिमिलर होता है। इसके अंदर टेलीफोन सिस्टम को यूज़ किया जाता है ताकि इस यूज़र को स्कैम कर सके, उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के, ठीक है। तो स्कैमर जो है आपको बताएगा कि हम बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे ट्रस्टेड सोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा या आपसे दोस्तों कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगेगा। स्पूफिंग क्या होता है दोस्तों, स्पूफिंग तब होता है जब स्कैमर आपको मैसेज भेजता है, मेल भेजता है जो कि लगता है कि किसी ट्रस्टेड सोर्स है लेकिन एक्चुअली फेक है। तो सेंडर जो है प्रिटेंड करेगा कि आपका बैंक है या गवर्नमेंट एजेंसीज है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा। स्नाइफिंग क्या होता है दोस्तों, स्नाइफिंग का मतलब होता है एक टेक्निक होता है जो कि हैकर यूज करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क पे देख सकते हैं, जिसमें स्टीलिंग यूज़र नेम, पासवर्ड। जब पब्लिक वाईफाई में जब आप लॉगिन करते हैं ना, पब्लिक वाईफाई जब आप यूज़ करते हैं या किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो स्नाइफिंग आता है। तो दोस्तों रैम स्क्रैपिंग मैंने बताया सबसे कॉमनली यूज मेथड है, हैकर यूज़ करते हैं ताकि डेटा को कैप्चर कर सके रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ठीक है, इसलिए नाम रखा गया है रैम स्क्रैपिंग। तो रैम स्क्रैपिंग में क्या होता है दोस्तों,
कि आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम से वो डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ सेल मशीन से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये तब होता है जब आप क्रेडिट कार्ड को रिटेल स्टोर पे यूज़ करते हैं और या रेस्टोरेंट पे यूज़ करते हैं, वो हैक हो जाता है तो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सभी तरह के साइबर अटैक्स का से अवेयर रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सच टाइप ऑफ साइबर अटैक, राइट। एंड और दोस्तों मैंने अब जस्ट आपको बताया कि ये फिशिंग स्मिशिंग या जो रैम स्क्रैपिंग होता है, ये सभी क्या होता है, व्हाट आर ऑल दिस। सो ऑल दिस एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल ये ज़रूरी है कि अवेयर रहना इन सभी टाइप्स ऑफ साइबर अटैक के और कैसे वो वर्क करते हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और विक्टिम ना होना, ये सभी ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं फार्मिंग की। यहाँ पे देखिए फार्मिंग के बारे में बात बताया गया है। तो फार्मिंग में क्या होता है कि हैकर एक फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि लेजिटिमेट लगता है, ठीक है, ताकि यूज़र को ट्रिक कर सके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करने में। तो हैकर जो है एक फेक लॉगिन पेज बना सकते हैं बैंक के वेबसाइट का, ठीक है। फिर देखिए जीरो डे वनरेबिलिटी क्या होता है, एक सिक्योरिटी फ्लॉ होता है सॉफ्टवेयर में जो कि डेवलपर या ऑर्गेनाइजेशन अवेयर नहीं होते हैं इसका। तो हैकर इस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि अनऑथराइज एक्सेस ले सके किसी सिस्टम का। जैसे हैकर एक वनरेबिलिटी को फाइंड कर सकता है पॉपुलर सॉफ्टवेयर में और उसे यूज़ करेगा कंप्यूटर का कंट्रोल लेने में। जूस जैकिंग क्या होता है दोस्तों, अटैकर जो है चार्जिंग पोर्ट या इन्फेक्टेड केबल को अटैक करता है, यूज़ करता है ताकि डेटा को स्टील कर सके, मालवेयर अपलोड कर सके मोबाइल डिवाइस में या लैपटॉप में। जैसे कोई हैकर क्या करेगा, किसी चार्जिंग स्टेशन पे, एयरपोर्ट का कोई चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पे मालवेयर इंस्टॉल कर दिया और जब कोई यूज़र अपना फ़ोन कनेक्ट करेगा उस चार्ज में तो मालवेयर उसके फ़ोन में आ जाता है। फिर एनीडेस्क दोस्तों एक रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि हैकर यूज़ करते हैं ताकि किसी विक्टिम के डिवाइस को एक्सेस कर सकें। जैसे हैकर जो है किसी यूज़र को बोलेंगे कि डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एनीडेस्क को और फिर उसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं यूज़र के कंप्यूटर को और उसके डाटा को स्टील कर सकते हैं। दोस्तों कुछ मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट करना है साइबर थ्रेट से, तो आप अपने ऑटो लॉक को इनेबल कर सकते हैं बायोमेट्रिक से, पिन, पासवर्ड, पैटर्न लॉक। उसके बाद दोस्तों आप पिन को यूज़ कर सकते हैं अपने सिम कार्ड को लॉक करने के लिए, अपने फ़ोन के IMEI नंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करेगा यदि आपका फ़ोन चुरा लिया गया या स्टॉलन हो गया। तो इस लॉस या थेफ्ट को अपने, मान लीजिए फ़ोन चोरी हो जाए तो उसको अपने कैरियर तक इसका रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं कि कोई दूसरा इस सिम कार्ड को यूज़ ना कर सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर ऑफ दिस पार्ट 2 लेक्चर जो है पेड मेमोरी को अवेलेबल होगा। तो यदि आप इस तरह के क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हर एक टॉपिक का जिसमें एक चीज़ को समझाया जाए तो आप हमारे पेड कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।